हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो इसके पहले क्लास में हमने मनुष्य में जो परिसंचरण तंत्र होता है उसको हमने देख लिया था कॉम्प्लीटली। ठीक है, आज की क्लास में एक और ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसको हम देखने जा रहे हैं। उसका ये भी 2 क्लास में कोशिश करेंगे कि समाप्त कर दे इसको। ठीक है ना, 2 क्लास में हो ही जाना है। तो आज का जो क्लास है, वो क्लास जो टॉपिक है, वो टॉपिक का नाम है दोस्तों श्वसन तंत्र। मानव का श्वसन तंत्र। ठीक है ना, मानव का श्वसन तंत्र, जो आप सांस लेते हो और सांस बाहर निकालते हो, उसी का जो सिस्टम है उसको हम देखेंगे। पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा परिचय लेंगे। तो सामान्य परिचय। परिचय मतलब क्या होता है? मतलब परिचय मतलब कोई बहुत बड़ी घटना है, ठीक है ना, उसको आप उसके जो मेन मुद्दा है, मेन जो उसकी बातें हैं उस घटना का, उसको छोटा करके बता देना, उसी का परिचय होता है। ठीक है, तो मतलब इसमें जो बड़ी बड़ी बातें होगी, उस बड़ी बातों को कम शब्दों में लिख देना, तो इसका क्या होता है मतलब जैसे आप समझो ना कि आप समझो कि शादी होता है। ठीक है, तो शादी तो एक बहुत बड़ा घटना है, उसके लिए कितना तैयारियां करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसमें से आप कुछ प्रमुख पहलू को निकालो और छोटी छोटी मतलब कि लाइन में उसको रख दो, तो ये क्या हो जाएगा? तो यही हो जाएगा आपका इंट्रोडक्शन उस शादी का। जैसे उसमें क्या इंट्रोडक्शन आपको दे सकते हो? तो आप दे सकते हो कि शादी में एक लड़का और एक लड़की का होना होता है। वहाँ से शुरू होता है शादी, जहाँ से लड़का और लड़की को देखने से लेकर के उसमें बैंड बाजा, ये सट्टा वट्टा, ये सब होता है। ठीक है ना, खान पान की व्यवस्था होता है, और अंत में सिंदूरदान के साथ साथ शादी क्या हो जाता है? संपन्न हो जाता है। तो देखो आप, ये क्या हुआ? एक इंट्रोडक्शन हुआ कि लड़का लड़की होता है, ये होता है बाजा गाजा, ये सब होता है। ठीक है, खान पान, और फिर अंत में शादी संपन्न होता है किसके साथ? ठीक है, तो वो हम इंट्रोडक्शन। तो ठीक इसी प्रकार से मानव का जो है, मनुष्य का शोषण जो है, एक बड़ी घटना है। ठीक है ना, बड़ी एक तंत्र है। इसको आप आसान मतलब कि एक छोटे से भाषा में आप समझो, एक छोटे से लाइन में इसको आप समझो, तो आप ये समझो कि श्वसन जो है ये क्या है। इसका सामान्य अगर परिचय हम आपको बताएं, एक छोटा सा परिचय, तो इसमें ये आप समझो कि श्वसन जो है सभी जीवधारी में होता है। जितना भी जीवधारी है सबके लिए अत्यंत आवश्यक है ना, ये तो अनिवार्य ही है श्वसन। ठीक है, ये आप देखो तो एक सामान्य क्रिया है। इसमें क्या होता है, श्वसन में क्या होता है? तो श्वसन में हम क्या करते हैं आमतौर पे कि देखो, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें से ऑक्सीजन युक्त हवा, क्या, ऑक्सीजन युक्त हवा को हम क्या करते हैं? अंदर की ओर लेते हैं, अंदर की ओर लेते हैं। ठीक है ना, और कार्बन डाई कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं? तो बाहर निकालते हैं। ठीक है, इसी को तो हम श्वसन के नाम से, इसी को श्वसन के नाम से हम जानते हैं दोस्तों। यही होता है ब्रीथिंग। क्या होता है? ब्रीथिंग, BREATHING, ब्रीथिंग या श्वसन क्रिया। क्या होता है? श्वसन क्रिया। तो सांस में क्या, ऑक्सीजन युक्त हवा को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को बाहर निकालने की क्रिया को ब्रीथिंग या क्या कहा जाता है? तो श्वसन प्रक्रिया कहा जाता है। दोस्तों, जब हम सांस लेते हैं, क्या करते हैं? सांस जब हम लेते हैं तो हम फेफड़ा के द्वारा, फेफड़ा में जाता है हवा। ठीक है, तो फेफड़ा का आयतन क्या होगा? आयतन आप समझो कि एक गुब्बारा है, फेफड़ा को समझो कि एक गुब्बारा है। तो जब हम गुब्बारा में हवा भरेंगे तो उसका आयतन बढ़ेगा। ठीक है ना, उसका आयतन क्या होगा? गुब्बारा फूलेगा, तो उसका आयतन बढ़ेगा। तो फेफड़ा में जब हम सांस अंदर लेते हैं तो फेफड़ा का आयतन क्या होता है? आयतन बढ़ता है। और जब सांस को बाहर निकालते हैं, हम हवा को बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो आयतन क्या होता है? जब सांस बाहर निकालते हैं तो आयतन फेफड़ा का क्या होगा? फेफड़ा का आयतन
आयतन क्या होगा दोस्तों, तो ये घटेगा। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन है कि श्वसन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन युक्त हवा को अंदर की ओर लेते हैं। जब ऑक्सीजन युक्त हवा को अंदर लेते हैं तो हमारी जो फेफड़ा है उसका आयतन बढ़ता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को बाहर निकालते हैं तो हमारी फेफड़ा का आयतन क्या होता है, घटता है। अगर आयतन आपका बढ़ रहा है, मतलब बाहर से आप हवा खींच रहे हो, तो आपका वज़न भी बढ़ेगा। कुछ भी हवा खींच रहे हो तो वज़न बढ़ेगा ना जी। अगर आप साधारण एक सामान्य तौर पे आप हवा खींचते हो, ठीक है, बिना कोई ज़ोर ज़बरदस्ती, बिना कोई ज़ोर लगाए अगर आप हवा खींचते हो तो एक बार में आप 500 ml हवा खींचते हो। कितना ml खींचते हो, तो एक स्वस्थ व्यक्ति बिना कोई ज़ोर लगाए एक बार में 500 ml हवा खींचता है। अगर वो जोर लगा कर खींचे तो 3000 से 3200 ml हवा खींच सकता है दोस्तों। मतलब 3 लीटर हवा, लगभग कितना लीटर, 3 लीटर हवा एक बार में एक व्यक्ति खींच सकता है जोर लगाने पर। ठीक है, तो ये होता है। तो आयतन बढ़ता है, इसका मतलब आपका शरीर का द्रव्यमान भी बढ़ेगा। अगर आप हवा सांस छोड़ रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, तो आपका आयतन क्या होगा, फेफड़ा का घटेगा, क्योंकि बाहर निकाल रहे हो। ठीक है, तो आपका द्रव्यमान भी घटेगा जितना आप हवा निकाल रहे हो बाहर। फिर दोस्तों, ये जो हम हवा बाहर लेते हैं और अंदर लेते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो ये क्रिया संपन्न होती है, ये क्रिया संपन्न होती है श्वसन की क्रिया कब, जब ये जो ऑक्सीजन युक्त हवा हमने लिया, तो जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन जाता है हमारी कोशिका में। कहाँ जाता है, कोशिका में। कोशिका के किस भाग में, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है ये क्या, ऑक्सीजन। और माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, मतलब C6H12O6 जो ग्लूकोज है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो ये ग्लूकोज टूटता है। ठीक है ना, टूटने की क्रिया को क्या कहा जाएगा, विघटन कहा जाएगा। विघटन मतलब टूटना। ठीक है ना, तो ये जब ऑक्सीजन टूटता है तो ATP में बदलता है। क्या बदलता है, ATP प्लस H2O अनिवाष्प और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये क्रिया को संपन्न कराने के लिए हम श्वसन क्रिया करते हैं। आपसे कोई पूछे कि हम श्वसन क्यों करते हैं, तो इसलिए नहीं कि जिंदा रहें, जिंदा रहना वो एक अलग बात है, लेकिन हमारी शरीर को ऊर्जा मिले, ग्लूकोज टूटे ATP में, इसलिए हम क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है दोस्तों। श्वसन क्या है, एक विघटनकारी मतलब की प्रक्रिया है। विघटन हो रहा है यहाँ पे जुट थोड़ी ना रहा है, संगठन थोड़ी ना हो रहा है। संगठन मतलब होता है कि दो या दो से अधिक तत्वों को जुटना, और एक तत्व अगर टूट रहा है तो विघटन। तो यहाँ पे ये आपका ग्लूकोज क्या हो रहा है, टूट रहा है। किस में टूट रहा है, ATP में, वाष्प में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये विघटन प्रक्रिया होता है। इस प्रकार से आपका श्वसन पूरी होती है। तो हमने कहा कि ये तो इंट्रोडक्शन है कि हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन युक्त में और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा। अब हम देखेंगे कितना लेते हैं, क्या लेते हैं, कितना छोड़ते हैं, कैसे वो हम देखेंगे। ठीक है ना, फिर उसके बाद हमने कहा दोस्तों कि इस प्रकार से जब ऑक्सीजन लेते हैं, जब हवा हम खींचते हैं, तब फेफड़ा का आयतन बढ़ता घटता, ये सब कैसे होता है सब डिटेल में देखेंगे। तो ये हमने इंट्रोडक्शन देखा। ठीक है, तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन। अब हम दोस्तों देखते हैं इसका श्वसन अंग, प्रमुख श्वसन अंग क्या देखेंगे, तो प्रमुख श्वसन अंग। प्रमुख श्वसन अंग में पहले तो हम इसका एक फिगर लेंगे। ठीक है, प्रमुख श्वसनी अंग, इसमें इसका एक फिगर हम देखेंगे पहले। तो फिगर आइए दोस्तों देखते हैं। श्वसनी अंग का फिगर के साथ हम समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप बनाना। ठीक है, ये आपका हो जाता है नासिका। क्या हो जाता है, नासिका, नाक जिसको बोलते हो आप, नोज। ठीक है, ये हो जाता है आपका ग्रसनी। इसका नाम क्या होता है, ग्रसनी। इसको इंग्लिश में फेरिंग्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फेरिंग्स। ठीक है, ये आपका है स्वर यंत्र। क्या है, स्वर यंत्र।
इस स्वर यंत्र में एक ऐसे बॉक्स टाइप से रहता है, ठीक है, जिसको कहा जाता है ये आपका वोकल बॉक्स, ये आवाज़ निकालता है, ठीक है। तो ये स्वर यंत्र है, इसका लैरिंग्स होता है, ठीक है, लैरिंग्स भी बोला जाता है, ठीक है। फिर इसके नीचे भाग में जो है ये सी आकार में कुछ इसमें उपास्थि पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उपास्थि। अस्थि अलग होता है दोस्तों, एक अस्थि मतलब हड्डी, उपास्थि कार्टिलेज को बोला जाता है, मतलब हड्डी कठोर होता है और उपास्थि जो होता है नरम होता है, मुलायम होता है, ठीक है। तो ये सी आकार में ऐसा एक सेपरेट करता है, जिससे मतलब कि ये क्या करे, इसको अस्थाई प्रदान करता है और हवा जब हम खींचे तो अंदर आए और बाहर जाए। तो इसको बोला जाता है दोस्तों ट्रैकिया। क्या कहा जाता है? ट्रैकिया या वात नली। क्या बोला जाता है? ट्रैकिया या वात नली बोला जाता है, ठीक है। आगे चलकर यही जो ट्रैकिया है ये दो भाग में बट जाता है। कितना भागों में बट जाता है? तो ये दो भागों में बट जाता है, जिसको ब्रोंची कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो दो भागों में बट जाता है, इसको ब्रोंची कहा जाता है, ठीक है। ये ब्रोंची है, ये क्या है? ब्रोंची। ये दोनों जो भाग बटा ये क्या हो गया आपका? ब्रोंची, ठीक है। तो ये ब्रोंची में बट गया दो भाग में, ठीक है। फिर ये जो ब्रोंची है आपका क्या है? ये ब्रोंची आगे चलकर इसका कई शाखा बढ़ जाता है, ठीक है, कई शाखाओं में ये बढ़ जाता है। उसको ब्रोंचियोलस, ब्रोंचियोलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रोंचियोलस। क्या? तो ब्रोंचियोलस कहा जाता है। तो ये विभिन्न शाखाओं में आगे जाकर क्या हो जाता है दोस्तों? तो ये आगे चलकर विभिन्न शाखाओं में बढ़ जाता है। तो इसको हम और शाखा में बांट दें इस प्रकार से, ठीक है। ये विभिन्न शाखा में क्या होता है? तो अंदर आगे चलकर बढ़ जाता है, ठीक है। और इसके बाहरी भाग में एक क्या होता है? एक बाहरी परत होता है, ठीक है। ये यहाँ बीच में धंसा हुआ रहता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? धंसा हुआ रहता है। यहाँ पे फिगर हमारा सटीक नहीं बना है, ठीक है। इस प्रकार से इसको करते हैं हम। फिर से अगर हम दिखाना चाहें आपको तो इस प्रकार से आप लोग, ठीक है, ऐसे। ये आगे चलकर कितना भाग में बट जाएगा? दो भाग में ये बट जाएगा, जिसको ब्रोंची कहा जाएगा, ठीक है। क्या कहा जाएगा? ब्रोंची कहा जाएगा। इसका बाहरी परत हो गया, ये बाहरी परत है, ये ऐसे मुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है ना। ये दोस्तों यही प्रॉब्लम है इसमें कि एक बार जो हो गया फिर इसको आप मिटा नहीं सकते हो, ठीक है। तो आप थोड़ा कोऑपरेट करना। ऐसे फेफड़ा, ये हम क्या देख रहे हैं? फेफड़ा को देख रहे हैं। हाँ, इस बार देखो सटीक बना है, ठीक है। यहाँ पे ये मुड़ा हुआ रहता है, यहाँ जो मुड़ा है यहाँ पर ही हमारा हृदय होता है। क्या होता है? हृदय होता है, जो हमें बताए थे कि हृदय जो होता है फेफड़ों के बीच में होता है, ठीक है। ये आपका जो बायां भाग में दिख रहा है वो दायां है, जैसे हृदय में आपने देखा ये दायां है, ये क्या है? बायां भाग है, ठीक है। फेफड़ा दो होता है, ठीक है। तो ये क्या होगी आपका? ये नासिका रहा, ठीक है, ये नासिका, ठीक है। नासिका के बाद ये क्या होता है? ये ग्रसनी होता है। क्या होता है? ग्रसनी जो मुख्य भाग है ये पाचन का है, ये हम देखेंगे आगे, ठीक है। ये क्या है? स्वर यंत्र है, स्वर यंत्र है। और ये आपका सी आकार में होता है, जिसको क्या कहा जाता है? तो ये जो स्वर यंत्र है ये सी आकार में है, इसको ट्रैकिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रैकिया या वात नली। क्या बोला जाता है? वात नली। फिर हमने कहा ये आगे चलकर विभिन्न शाखाओं में बढ़ जाता है दोस्तों, ठीक है। क्या होता है? विभिन्न शाखाओं में ये बढ़ जाता है। इस प्रकार से थैलीनुमा शाखा बढ़ जाता है, ठीक है। इसका थैलीनुमा पूरा इसमें थैलीनुमा हो जाता है, जो कि लाखों की संख्या में होता है। हमने पिछले क्लास में बता रखा, जिसको बोला जाता है वायु कोष्ठिका हमने कहा था, या वायु कोष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ये आपका रहा आंतरिक भाग में जो थैलीनुमा है उसको वायु
कोश बोला जाता है, वायु कोष्ठ भी इसको बोला जाता है, ठीक है। या एल्वियोली, क्या एल्वियोली, इस एल्वियोली वायु कोश के बारे में हमने हृदय जब बता रहा था तो उसमें हमने देखा था कि क्या होता है, ये गैसों का आदान प्रदान करता है एल्वियोली या वायु कोश। किस प्रकार से रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको खींच लेता है और ऑक्सीजन उसमें मिला देता है। इस प्रकार से गैसों का आदान प्रदान या रक्त का शुद्धिकरण करने का काम करता है। तो ये रहा दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नासिका क्या होता है। तो नासिका क्या होता है दोस्तों, हमारा नासिका अगर आप देखो तो इस प्रकार से ये आपका आप ऐसे देखो, आपका इस प्रकार से कुछ नासिका होता है जिसमें 2 छिद्र होता है, ठीक है। क्या होता है, 2 छिद्र होता है। इसमें 2 क्या होता है, छिद्र होता है नासिका में। नाक में आपका कितना छिद्र होता है, 2 छिद्र होता है, जो कि 2 हड्डियों से मिलकर, 2 हड्डी और मतलब कि कार्टिलेज दोनों के मिश्रण से बना होता है। अस्थि और उपास्थि, यहाँ पे 2 हड्डी होता है। हड्डी केवल नहीं आप कह सकते हो, इसमें जो हड्डी होता है वो अस्थि और प्लस उपास्थि। उपास्थि क्या होता है, लचीला होता है, मुलायम होता है। ये अस्थि क्या होता है, ये कठोर होता है। क्या होता है, हड्डी जो होता है कठोर होता है। ये क्या होता है, ये भी हड्डी जैसा ही होता है, लचीला होता है। ज़्यादातर ये जो उपास्थि होता है हमारे शरीर में जहाँ मुड़ाव वाला भाग है, जैसे आप केहूनी ये सब है, वो सब जगह पे पाया जाता है, जो कि उसको मूवमेंट करने में, ऊपर नीचे ये इधर उधर करने में, घुमाने में क्या करता है, ये सब देखो मुड़ाव वाला जो भाग है, ये सब भाग में उपास्थि पाया जाता है, ठीक है। अगर अस्थि रहता तो ये कलाई हमारा घूमता ही नहीं, ठीक ना, ऐसे ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो ये लचीला होता है उपास्थि। तो उपास्थि और अस्थि से मिलकर जो नाक का 2 हड्डी है ना, वो बना हुआ रहता है, ठीक है। इसमें 2 छिद्र होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा नासिका के बारे में। नासिका में जो छिद्र 2 होता है उसको नोस्ट्रिल कहा जाता है। क्या बोला जाता है, नोस्ट्रिल। नासिका का जो 2 छिद्र होता है उसको नोस्ट्रिल बोला जाता है, ठीक है। तो नाक में कुल कितना हड्डियाँ होता है, तो 2 हड्डी होता है, जो अस्थि और उपास्थि से मिलकर बना होता है। ये जो ग्रसनी है, ये एक पाइप है जो कि हमारा और आगे यही जो श्वास नली है इसको आगे की ओर मतलब लेकर जाता है। एक पाइप नली है, ठीक है, जो कि ये श्वसन का मुख्य भाग नहीं है। ये जो है ग्रसनी आपका ये पाचन का मुख्य भाग है। किसका भाग है, पाचन का मुख्य भाग। पाचन प्रक्रिया में क्या करता है, तो ये भोजन को पचाने में, भोजन को आगे ले जाने में थोड़ा ज़्यादा मदद करता है। लेकिन श्वसन में भी आगे एक तो हवा इसी माध्यम से जाता है, तो हवा को एक माध्यम प्रदान करता है। जब हम पाचन बताएंगे तब बताएंगे कि ग्रसनी में जो होता है कर्मानुकुचन होता है। क्या होता है, भोजन ऐठाता है और उस प्रकार से भोजन का पाचन होता है, वो हम पाचन में बताएंगे, ठीक है। तो ये श्वसन का मुख्य भाग में क्या होगी, आपका ग्रसनी हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों आपका जो ये है, ये स्वर यंत्र है, ठीक है। इसमें एक 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 एक, एक जो होता है ये बॉक्स नुमा संरचना पाया जाता है, जिसको स्वर कोश बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्वर यंत्र के अंदर स्वर कोश पाया जाता है। स्वर कोश जो होता है एक तार नुमा छोटा छोटा संरचना पाया जाता है, जिसको स्वर कोश बोला जाता है। तो छोटा छोटा स्वर कोश पाया जाता है। यही स्वर कोश में जो है आपका कंपन उत्पन्न होता है। क्या होता है, झंझनाहट उत्पन्न होता है, और वही झंझनाहट आगे चल के आप आवाज़ के रूप में बोल पाते हो और आवाज़ निकलता है। तो हमारी जो आवाज़ निकालता है यही स्वर यंत्र के द्वारा निकलता है, जो कि आप गर्दन के भाग जो है ना, आपका गला, ये गर्दन के पास ले जाओ और देखो किसी एक भाग में झंझनाहट जो कि थोड़ा उठा हुआ होगा, उस भाग में थोड़ा झंझनाहट जैसा होता होगा, कंपन उत्पन्न होता होगा, ठीक है। उसी को क्या कहा जाता है, स्वर यंत्र कहा जाता है। और उसके ऊपर वाला भाग को क्या कहा जाता है, ग्रसनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रसनी। और उसके ऊपर आ जाओ तो ये नासिका रहता है आपका, जिसमें 2 छिद्र होता है, ठीक है। और इसके नीचे वाला भाग को दोस्तों क्या बोला जाता है, जो सी आकार में होता है, जो कि सेपरेट करता है, ये ट्रैकिया होता है। क्या होता है, ट्रैकिया होता है। तो ये हमने ऊपरी भाग को देख लिया। क्या किया हमने, तो ऊपरी भाग को इसको देख लिया हमने। फिर ये जो दोस्तों ये जो बाहरी संरचना है फेफड़ा का, जो बाहरी संरचना है या बाहरी आप कह सकते हो क्या झिल्ली है, जो बाहरी सुरक्षा देता है,
जैसे हृदय का जो बाहरी झिल्ली था उसको हमने क्या कहा था, पेरिकार्डियम झिल्ली, तो इसको प्लेयूरा बोला जाता है, प्लेयूरा बोला जाता है, क्या बोला जाता है, प्लेयूरा बोला जाता, प्लेयूरा झिल्ली, क्या बोला जाता है, प्लेयूरा झिल्ली बोला जाता है। ठीक है, तो फेफड़े के जो बाहरी झिल्ली होता है उसको प्लेयूरा झिल्ली बोला जाता है। ठीक है, ये जो बायां वाला भाग है थोड़ा छोटा होता है क्योंकि यहाँ पे हृदय भी पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हृदय फेफड़ों के दोनों फेफड़ों के बीच में क्या रहता है, हृदय रहता है। यहाँ पे धंसा हुआ भाग को अवतल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो ये अवतल जैसी संरचना रहता है। ठीक है, जब हम अवतल पढ़ेंगे फिजिक्स में पढ़ेंगे दर्पण, तब पढ़ेंगे क्या, अवतल। ठीक है, तो अवतल मतलब धंसा हुआ भाग। इस धंसा हुआ भाग के पास क्या रहता है, हमारा हृदय रहता है। ठीक है, जो कि हृदय क्या करता है, अशुद्ध रक्त फेफड़ा को देता है, और ये फेफड़ा क्या करता है, उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसको खींच लेता है और किसको, उसमें ऑक्सीजन मिला देता है और फिर वापस हृदय को दे देता है। इस प्रकार से रक्त शुद्धिकरण होता है और हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचता है। ठीक है, तो ये तो हमने पिछले क्लास में देखा। ठीक है, फिर भी इसको हम आगे देखेंगे जब वायु कोश देखेंगे तो उस समय। ठीक है, तो ये रहता है आपका दोस्तों हृदय, ये आपका फेफड़ा का संरचना। ये मनुष्य का क्या है, श्वसनी, मनुष्य का श्वसनी अंग बोले, ये पूरा मनुष्य का क्या है, श्वसनी अंग। यहाँ पे जो स्वर यंत्र है दोस्तों, यहाँ पे जो ध्वनि उत्पन्न होता है वो पुरुषों में अलग प्रकार के होता है, महिला में क्या होता है, अलग प्रकार का। देखो आप देखो तो एक पुरुष का गला देखो, ठीक है ना, पुरुष का गला थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है तुलनात्मक महिला से। महिलाओं का जो गला होता है थोड़ा कम लंबा होता है पुरुषों की तुलना में। तो ये जो गला कम लंबा होता है, तो ये जो स्वर यंत्र है ना, ये भी कम लंबा होता है किसमें, महिलाओं में। पुरुषों का गला लगभग, ये स्वर यंत्र लगभग जो होता है वो आप कह सकते हो ये लगभग 12 सेंटीमीटर का होता है। कितना होता है, 12 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, तो पुरुषों का गला जब इतना सेंटीमीटर का, 12 सेंटीमीटर का होता है, तो ये भी क्या होगा, स्वर यंत्र थोड़ा ज़्यादा लंबा। तो ज़्यादा लंबा जो स्वर यंत्र है, स्वर यंत्र ज़्यादा लंबा है, तो इसका जो कंपन निकलता है ना, तो कंपन जब आप फिजिक्स में ध्वनि पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये जो लंबाई ज़्यादा है, कहने का मतलब दूरी ज़्यादा है, जिसका दूरी ज़्यादा होता है ना, क्या ज़्यादा होता है, दूरी, उसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा, जिस ध्वनि में ज़्यादा दूरी तय करना पड़ता है उसका तरंग दैर्ध्य क्या हो जाता है, तरंग दैर्ध्य ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है तो आप समझो तरंग दैर्ध्य क्या होता है, ज़्यादा, तो आवृत्ति कम होता है। आवृत्ति क्या हो जाता है, आवृत्ति कम होता है, आवृत्ति कम होता है, क्या कम होता है, आवृत्ति कम होता है। आवृत्ति कम होगा तो तारत्व भी कम होता है। क्या होता है, कम, तारत्व, पिच जिसको बोला जाता है, ये आप ध्वनि चैप्टर में जानोगे। ठीक है, अभी तो केवल आप ये जानो कि दूरी ज़्यादा है क्योंकि इसका गला ज़्यादा है, पुरुष का मतलब कि लंबाई, तो दूरी ज़्यादा होगा तो क्या ज़्यादा होगा, तरंग दैर्ध्य ज़्यादा, और जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा उसका आवृत्ति कम। आवृत्ति कम के मतलब ऊर्जा कम, ऊर्जा क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, ऊर्जा कम, ऊर्जा कम यानी तारत्व कम, तारत्व ऊर्जा क्या होता है, कम। तो ऊर्जा कम होता है, तारत्व कम होता है, तो आवाज़ मोटी हो जाता है। क्या होता है, आवाज़ जो होता है मोटी हो जाता है। तो मोटा आवाज़ पुरुषों का होता है। ठीक है, क्या होता है, आवाज़ जो होता है पुरुषों का वो मोटा होता है। तो क्वेश्चन सीधे आपको पूछ देगा, यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है कि पुरुषों के आवाज़ का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तो ज़्यादा होता है। पुरुषों के आवाज़ का आवृत्ति क्या होता है, कम होता है। आवृत्ति कम होगा तो ऊर्जा क्या होगा, कम होगा। ये सब फिजिक्स में आप जानोगे। ठीक है ना, अभी केवल मोटे मोटे बात ये याद रखो कि तरंग दैर्ध्य ज़्यादा तो आवृत्ति कम, तरंग दैर्ध्य ज़्यादा कब होगा, जब दूरी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, आवृत्ति कम तो तारत्व क्या होता है, कम होता है। तो पुरुषों के आवाज़ का तारत्व क्या होता है, कम होता है। और जस्ट इसी का उल्टा महिला में हो जाएगा। तो आवाज़ क्या होता है पुरुषों का, मोटा, मोटा आवाज़ होने के कारण दोस्तों आवृत्ति कम होता है, ऊर्जा कम होता है। ठीक है, इस कारण से पुरुष का आवाज़ ज़्यादा दूरी नहीं तय कर पाता। हाँ, जहाँ तक रहता है वहाँ तक घूमता है ज़्यादा, वहाँ तक ज़्यादा शोर शराबा करेगा, लेकिन ज़्यादा लंबाई दूरी ये तय नहीं कर पाता है पुरुषों का आवाज़, क्योंकि उसी भर में गूंज करके रह जाता है। ठीक है, ज़्यादा में फैल जाता है लेकिन दूरी फिर ज़्यादा तय नहीं कर पाएगा। वही आप महिला का देखो,
कि महिला में जो तारत्व होता है, ये महिला का गला थोड़ा क्या होता है, पुरुषों की तुलना में कम लंबा होता है। तो कम लंबा होने के कारण, कम लंबा जब होता है तो उसकी जो मतलब कि तरंगदैर्ध्य होगा वो क्या होगा, इसके उल्टा, क्योंकि ज़्यादा आपका दूरी था तो तरंगदैर्ध्य ज़्यादा हो रहा था, तो महिला में तरंगदैर्ध्य क्या होगा, कम हो जाएगा। अब तरंगदैर्ध्य ज़्यादा हो रहा था तो आवृत्ति क्या हो रहा था, कम। आवृत्ति क्या हो रहा था, तरंगदैर्ध्य ज़्यादा हो रहा था दोस्तों, तो आवृत्ति क्या हो रहा था, कम। लेकिन अब तरंगदैर्ध्य महिला में क्या है, कम है, क्योंकि दूरी क्या है, कम है। दूरी कम तो तरंगदैर्ध्य कम। अब तरंगदैर्ध्य कम है तो आवृत्ति ज़्यादा, आवृत्ति ज़्यादा यानी महिला के आवाज़ में ऊर्जा क्या होगा, ज़्यादा होगा, एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो तारत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा महिला में। जब तारत्व ज़्यादा होता है तो आवाज़ पतली और सुरीली निकलती है। पतली और क्या निकलती है, सुरीली निकलती है, ठीक है। अब मोटा आवाज़ किसका, पुरुषों का आवाज़ निकलता है, ठीक है। तो पतली निकलती है, सुरीली निकलती है, जिसके कारण महिला के आवाज़ जो है ज़्यादा दूरी तय कर पाता है। महिलाओं का आवाज़ क्या है, उतना भर में ज़्यादा नहीं गूंजेगा, लेकिन दूरी ज़्यादा। इसलिए देखो गांव घर में जब महिला लड़ती है तो वो उसका आवाज़ जो है काफ़ी दूरी तक तय कर पाता है और आपको पता चले। लेकिन पुरुष लड़ेगा तो उतना दूरी तक नहीं, हाँ, लेकिन जितना भर में है वहाँ ज़्यादा गूंजेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका स्वर यंत्र, ठीक है। तो स्वर यंत्र में आप इतना लिख लेना। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों, ये जो ट्रैकिया है, तो ट्रैकिया तो हमने आपको बता रखा है कि ये ट्रैकिया को वात नली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रैकिया को वात नली कहा जाता है, जो कि ये क्या करता है, एक सेपरेट करता है, इसको एक साथ मिलने नहीं देता। अच्छा, ये जो स्वर यंत्र है, ये स्वर यंत्र के पास ही एक सुरक्षात्मक मतलब कि भाग पाया जाता है, एक सुरक्षात्मक परत पाया जाता है, जिसको एपिग्लॉटिक्स कहा जाता है। क्या होता है, यहाँ पे एक एपिग्लॉटिक्स लगा रहता है। क्या रहता है, एपिग्लॉटिक्स। देखो, क्योंकि खाना भी इसी रास्ता से आ रहा है, खाना भी तो इसी रास्ता से आ रहा है, हवा भी इसी रास्ता से आ रहा है, आप बोल रहे हो तो यहीं से उत्पन्न हो रहा। तो सोचो, यहाँ पे एक एपिग्लॉटिक्स नामक सुरक्षात्मक परत लगा दिया जाता है, ठीक है। ये क्या रहता है, यहाँ पे एक एपिग्लॉटिक, जो कि आप जब बोलते हो तो एपिग्लॉटिक्स खुल जाता है। क्या होता है, इस प्रकार से खुल जाता है। लेकिन अब जब खाना खाओगे, जब खाना खाओ बोलने समय और सांस लेने के समय ये खुल जाता है, तो जब ये खुल जाएगा तो अंदर जाएगा, ठीक है, और खुल जाएगा तो बाहर जाएगा। सांस छोड़ने और लेने के समय ये खुलता है और बोलने के समय एपिग्लॉटिक्स खुलता है, ठीक है। ये यहाँ पे समझो कि ये स्वर यंत्र है, ठीक है ना। यहाँ पे एक ढक्कन है, एक क्या है, ये ढक्कन है। तो जब खाना खा रहे हो तो ये ढक्कन बंद हो जाएगा, जिसके कारण इसके अंदर, स्वर यंत्र के अंदर खाना नहीं जाएगा, यहाँ पे खाना नहीं फंसेगा जब खाना खा रहे हो तो। लेकिन आप जब बोलते हो तो ये खुल जाता है, तभी तो हवा निकलेगा यहाँ से, अब सांस छोड़ोगे आप, ठीक है। तो यहाँ से आप एक वाइब्रेट निकलता है, ठीक है। तो बोलने समय ये जो होता है एपिग्लॉटिक्स खुलता है, और सांस लेने और छोड़ने के समय भी खुलता है, लेकिन खाना खाने के समय बंद हो जाता है। लेकिन आप कभी कभी क्या करते हो गलती, कि आप खाते भी हो और बोलते भी हो, तो इस कारण से खाते समय बोलना जो है उचित नहीं है। क्योंकि अगर आप खा रहे हो, बोल रहे हो, तो आप बोल रहे हो तो ये खुलेगा एपिग्लॉटिक्स। अब जब बोल रहे हो तो एपिग्लॉटिक्स क्या होगा, खुलेगा। और खाना भी खा रहे हो तो एक आध चावल अगर यहाँ फंस गया तो क्या होने लगेगा, आपको दिक्कत हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा, ठीक है। तो इसके कारण से आप क्या होते हो, सरकने लग जाते हो, आप खांसने लगते हो, और चावल और पानी दोनों नाक के माध्यम से कभी कभी निकलने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो किसके कारण, तो वो एपिग्लॉटिक्स के कारण। तो आप चाहे तो खा लो, या फिर बोल लो, या बोल लो खा लो, ठीक है ना। तो ऐसा होता है। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक बूढ़े मतलब बच्चा में जब तो होता है, एक बूढ़ा को क्या हुआ, कभी कभी ऐसा दिक्कत हो जाता है, एक बूढ़ा को मतलब कि वही बोलते बोलते खाना खा रहा था, यहाँ पे एक चावल अटक गया, चावल का दाना, परेशान वो हो गया। अच्छा डॉक्टर से वो दिखलवाया, लेकिन वो चावल तो निकल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो फिर एक ओझा के पास वो गया, ठीक है। तो वहाँ पे जब गया तो वहाँ इसको ज़ोर से छींक आया, तो ये जब छींका तो चावल के दाना निकल गया। तो वहाँ पे वो जो ओझा था, उसका मुर्गा बैठा हुआ था, मुर्गा वो रखता था, वो उस दाना को खा लिया। तब मतलब वो बोलता है जो ओझा था कि
अब इन लोग को भी विश्वास उसके प्रति जग गया कि अरे कुछ किए हैं ज़रूर तभी तो हुआ। तब वो बोलता है कि देखो ये जो चावल का दाना तुम खाया था ये तुम्हारा नहीं था, ये इस मुर्गा का था, ठीक है ना। तभी अटक गया कहाँ, आपका एपिग्लॉटिक्स में, स्वर यंत्र में। वो थोड़ी ना जान रहा था इसको स्वर यंत्र बोला जाता है, क्यों अटका। सो कहा कि मुर्गा का हिसाब खा लिए हो, इसलिए कहता है कि खाने दाने पर लिखा होता है खाने वाला का नाम, दाने दाने पर किसका नाम लिखा होता है, खाने वाला। तो ये कुछ बात नहीं होता है, ये साइंस है। वो तो एक संयोग बना कि उसको छींक आया और निकल गया, तो लोग अंधविश्वास में उसको मान लिया, ठीक है ना। तो ये होता है दोस्तों हमारे स्वर यंत्र, ठीक है। फिर इसके बाद ट्रैकिया हमने देखा जो कि 2 भाग में बट गया। ये इसको ब्रोंकाई बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ब्रोंचाई, जो 2 भाग में बट गया, ठीक है। फिर ये आगे चलकर ब्रोंचाई ब्रोंक्यूलस में बदल जाता है, ब्रोंचियुलस में बदल जाता है, ठीक है। और उसी के बाद ये थैलानुमा संरचना आ जाता है दोनों में, जो कि लाखों की संख्या में हमने पिछले क्लास में बताया, जिसको क्या कहा जाता है, तो इसी को वायुकोश बोला जाता है, या वायुकोष्ठ बोला तो आप जो भी बोल दो, तो वायुकोश बोला जाता है, या एल्वियोली बोला जाता है। जो कि एक में हमने बताया था कि 14 से 15 लाख, तो दोनों फेफड़ा में कितना हो जाएगा, लगभग 30 लाख, तो लाखों की संख्या में होता है, ठीक है। इसको तो अलग से हम देखेंगे, अब इसी को देखने की बारी आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ एक इस प्रकार से गुंबद नुमा संरचना होता है, क्या होता है, ये गुंबद नुमा संरचना होता है, जिसको डायफ्राम बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डायफ्राम बोला जाता है, क्या, तो ये डायफ्राम होता है, ठीक है। ये डायफ्राम का क्या काम होता है वो हम आगे बताएंगे, जब बता देंगे इसका एल्वियोली का, तब जो कि एल्वियोली आप जानते हो। तो आइए दोस्तों एक एल्वियोली को हम निकाल करके देखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ट्रैकिया जब 2 भाग में बट जाता है, ठीक है, यहाँ पे हार्ट रहता है, इसमें क्या है, तो थैलीनुमा संरचना रहता है, ठीक है। ये थैलीनुमा संरचना यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है। तो एक को निकालते हैं जिसको वायुकोश कहा जाता है, तो एक हमने निकाल करके पिछला क्लास में भी हमने देख रखा, ठीक है। क्या किया हमने पिछला क्लास में, इसको एक निकाल करके देखा, इसको क्या कहा जाता है, वायुकोश कहा जाता है, एल्वियोली कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एल्वियोली। इसमें हमने कहा था आपको कि यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि देखो इसको और बड़ा करके हम देखते हैं। ये मान लो कि एक वायुकोश है जो कि लाखों की संख्या में होता है, ठीक है ना। ये वायुकोश है, इसमें CO2, ठीक है, और O2। यहाँ पे हमने बताया था आपको कि एक ये क्या होता है, रक्त नलिका होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, हृदय से क्या आता है, तो CO2 युक्त रक्त आता है, CO+2+ रक्त इसमें एंट्री मारता है। तो ये क्या करता है, एंट्री जब मारता है तो ये CO2 को खींच लेता है, कौन, एल्वियोली। और इसमें जब सांस लेते हैं तो ये जो एल्वियोली है इसमें इतना क्षमता है कि वो ऑक्सीजन को अपने पास रख लेता है और बाकी सब हवा को वापस कर देता है, ठीक है। तो ये CO2 को खींच लेता है, किससे, जो रक्त से जा रहा है, क्या, CO2। ये CO2 कहाँ से आया, तो जब हमने क्या बनाया था, ग्लूकोज को हमने तोड़ा था, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास C6H12O6, जब ग्लूकोज को हमने तोड़ा था ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो यहाँ पे CO2 बना था, तो CO2 को ये खींच लिया, ठीक है। तो CO2 को हमारा शरीर से बाहर निकालना है, ये खींच करके और क्या करता है, बाहर निकाल देता है। और जो ऑक्सीजन को रखता है वो ऑक्सीजन को क्या करता है दोस्तों, तो ये ऑक्सीजन को इसमें मिला देता है, और ये जो आपका है O2+ रक्त ये कहाँ चला जाता है, फिर हृदय में चला जाता है, किसके द्वारा, तो ये हमने बताया था कि महाधमनी, सॉरी, ये किसके द्वारा जाता है, पल्मोनरी सीरा के द्वारा, किसके द्वारा, पल्मोनरी सीरा के द्वारा हृदय के बायां भाग में जाता है अलिन, और फिर अलिन से द्विदलीय वाल्व के द्वारा कहाँ चला जाता है, नीलय में, और फिर पूरे शरीर में शुद्ध रक्त ऐसे जाता है। आप जब कभी क्या करते हो कि लोग धूम्रपान करता है, ठीक है, सिगरेट बीड़ी ये सब पीता है, ठीक है, या कुछ भी वायुमंडल से आप सोचो कि आप जो खींच रहे हो, क्या हवा खींच रहे हो, इस हवा में गंदगी है, धूल है, कण है, तो ये फाइनली कहाँ जाएगा, तो ये फाइनली कहाँ जाएगा, तो इसी एल्वियोली के पास जाएगा ना, इसी एल्वियोली यानी वायुकोश के पास जाएगा, और इसी में वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा, और इसका एक का आपका
वायु कोश पर एक परत काला बन जाएगा, ठीक है। आप धुआं वाला खींच रहे हो क्या, सिगरेट बीड़ी, तो वो फाइनली कहाँ जाएगा, इसी वायु कोश के पास, इसमें एक काला परत बन जाता है। फिर आपको गैसों को एक्सचेंज करने में क्या होने लगता है, दिक्कत होने लगता है, ठीक है। तो समझो यहाँ पे लाखों की संख्या में है, लाखों की संख्या में है, इसमें से सभी तो नहीं हो जाएगा। समझो कि एलईडी बल्ब लगा हुआ है, सभी बल्ब थोड़ी ना फ्यूज हो जाता है, नहीं होता। आप धुआं का जो धूम्रपान, ये काला कुछ हो गया, समझो कि लगभग जब 6 लाख हो जाता है ना, तो इसको कैंसर बोल दिया जाता है कि आपका फेफड़ा में क्या हो गया है, कैंसर। की जब 6 लाख क्या हो जाता है, आपका फेफड़ा का वायु कोश क्या होने लगता है, काला होने लगता है। जैसे आप देखे हो ना कि आप घर में देखो कि किसी घर में ये आपका ढिबरी जलता है, ठीक है। यहाँ पे आप ढिबरी जला रखा, तो यहाँ पे जब आप ढिबरी जलाते हो, ठीक है, यहाँ जब आप क्या जलाते हो, ये दिया जलाते हो, तो यहाँ से जो काला काला निकलता है, इस भाग को पूरा क्या कर देता है, काला। यहाँ धुआं जो निकलता है, इस वाला भाग को काला कर देता है, ठीक है, ऊपरी भाग को जहाँ पे दिया रखा हुआ रहता है। उसी प्रकार से आप जो धुआं खींच रहे हो, वो अंततः कहाँ जा रहा है, वायु कोश के पास जा रहा है। तो ये वायु कोश को क्या कर देता है, काला कर देता है, जिसको अगर 6 लाख लगभग वायु कोश काला हो गया तो कहा जाता है कि आपका फेफड़ा में क्या हो गया, कैंसर। दोनों साइड होता है उसी प्रकार से प्रोसेस, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, तो आपको फेफड़ा में कैंसर हो गया। इसलिए आप धूम्रपान लोग नहीं करता है, लेकिन जो धूम्रपान कर रहा है, सिगरेट खींच रहा है, उसके पास आप हो भी तो वो धुआं आपके भी अंदर जाएगा सांस के द्वारा, ठीक है ना। तो वो भी आप पर भी दिक्कत कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये सबसे बचना चाहिए, ताज़ा ताज़ा सांसें लो, ठीक है। तो ये दोस्तों रहा है आपका वायु कोश, ठीक है। तो वायु कोश जो भी बीमारियां, आपका श्वसन अंग से संबंधित जो बीमारियां होता है, जैसे निमोनिया होता है, ये सब किसको प्रभावित करता है, वायु कोश को ही प्रभावित करेगा। और किस भाग को करेगा, और तो केवल रास्ता है, ठीक है। और जो सभी भाग है केवल रास्ता है, मेन तो यही है। यहाँ पर ही गैसों का कोरोना वगैरह ये सब जो होता था, तो वो कोविड-19 जो आया था, तो इसी पे अटैक करता था, इसी पे वो क्या करता था, एक अपना क्या कर देता था, अटैक कर लेता था, इसी पे अपना दीवार बना लेता था, जिससे आपको गैसों के आदान प्रदान करने में समस्या आने लगता था, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों वायु कोश, ठीक है। तो वायु कोश आपने देख लिया। आपको हमने फेफड़ा के बारे में बता दिया कि फेफड़ा क्या होता है, फेफड़ा, ठीक है। तो ये तो फेफड़ा रहा आपका, जो कि क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे फिर क्या होता है, अधिक भागों में बढ़ जाता है, जिसमें काफ़ी संख्या में एल्वियोली रहता है। क्या रहता है, एल्वियोली मौजूद रहता है, जो कि थैलानुमा संरचना। तो हमारे पास कितना फेफड़ा होता है, 2 फेफड़े होता है, एक दाहिना फेफड़ा और बायां फेफड़ा। दाहिना फेफड़ा जो होता है, ये दाहिना फेफड़ा ये थोड़ा बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा होता है, किसके तुलना में, तो बायां के तुलना में, क्योंकि यहाँ पे हृदय होता है, ठीक है। तो इसको हृदय दबा देता है, तो ये इसको दबा कर रखता है, जिस कारण से ये छोटा होता है बायां वाला, ठीक है। तो ये चौड़ा हो जाता है। बायां फेफड़ा थोड़ा क्या हो रहता है, झुका हुआ रहता है, जहाँ पे हृदय रहा जाता, मतलब व्यवस्थित रहता है। फेफड़ा का रंग जो आप देखो, फेफड़ा का रंग जो होता है वो हल्का गुलाबी होता है, क्या होता है, हल्का गुलाबी। तो फेफड़ों का रंग हल्का कैसा होता है, गुलाबी होता है, ठीक है। फेफड़ा का काम हमने बता दिया कि किस क्या होता है। अब आप देखो श्वसन प्रणाली, श्वसन और श्वसन प्रणाली, श्वसन जो आप सांस खींच रहे हो, और श्वसन प्रणाली, प्रणाली मतलब वही सिस्टम, पद्धति, ठीक है। आप सामान्य जो ब्रीथिंग करते हो, सांस लेते हो, तो क्या करते हो, ऑक्सीजन युक्त हवा को अंदर लेते हो और CO2 युक्त हवा को बाहर निकालते हो। तो इसी आधार पर श्वसन क्रिया को 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में। एक तो अंदर लेना और दूसरा बाहर करना। तो अंदर लेने की क्रिया को निःश्वसन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, निःश्वसन कहा जाता है। और बाहर करने की क्रिया को उच्च श्वसन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उच्च श्वसन कहा जाता है। उच्च श्वसन क्या है, तो बाहर लेने करने की क्रिया। और निःश्वसन क्या है, तो निःश्वसन में आप देखो तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन युक्त हवा को क्या करता है, हवा को
फेफड़े में खींचना, कहाँ खींचना, तो फेफड़े में खींचना, ठीक है। तो ऑक्सीजन युक्त हवा को फेफड़े में खींचना क्या हो जाएगा, निःश्वसन हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को क्या करना, फेफड़े से बाहर निकालना, हवा को बाहर निकालना, ये आपका क्या कहलाएगा, तो ये उच्च श्वसन कहलाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन युक्त हवा को अंदर लेना और CO2 युक्त हवा को बाहर निकालना, उच्च श्वसन। ऑक्सीजन युक्त हवा को अंदर लेना क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका निःश्वसन। और दोनों को जोड़ दे तो क्या कहलाएगा, श्वसन कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, श्वसन कहलाएगा, ठीक है। जब आप ऑक्सीजन युक्त हवा को अंदर लेते हो तो फेफड़ा का आयतन हमने बता रखा है कि आयतन क्या होगा, तो अंदर ले रहे हो तो आयतन बढ़ेगा, और जब बाहर छोड़ोगे तो आयतन फेफड़ा का क्या हो जाएगा, आयतन घट जाएगा। आयतन क्या होगा दोस्तों, घटेगा, ठीक है। तो अब आप देखो निःश्वसन और उच्चश्वसन। हमने कहा कि श्वसन प्रक्रिया को दो भाग में हमने बांटा, एक तो है आपका निःश्वसन और दूसरा क्या है, उच्च श्वसन, ठीक है। निःश्वसन और उच्च श्वसन। निःश्वसन हमने क्या कहा कि ऑक्सीजन युक्त हवा को अंदर लेना, CO2 युक्त हवा को बाहर निकालना, ठीक है। ये होता है आपका। देखो इस दौरान क्या होता है, जब आप अंदर लेते हो हवा को तो आप वायुमंडल से हवा ले रहे हो, ठीक है ना, बाहरी आवरण से हवा ले रहे हो आप। तो वायुमंडल में क्या क्या है, तो वायुमंडल में अगर 100% हवा है तो उस हवा में दोस्तों 21% ऑक्सीजन है। क्या है, 21% ऑक्सीजन। तो जब आप सांस लेते हो तो आपके शरीर में 21% जितना भी हवा जाता है, मान लो कि हमने क्या कहा कि सामान्य आप बिना जोर लगाए खींचते हो तो 500 ml हवा अंदर जाता है, तो इस 500 का 21% क्या है, ऑक्सीजन अंदर गया, ठीक है ना। कहाँ गया, फेफड़ा में। और वायुमंडल में 78.09%, लगभग कितना, 79% नाइट्रोजन है। क्या है दोस्तों, नाइट्रोजन। तो जब आप खींचते हो तो ज़्यादातर आपके अंदर कितना क्या जाता है, नाइट्रोजन। तो इसका 78.09% क्या चला गया आपके अंदर, नाइट्रोजन 500 ml का इतना, ठीक है। और 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना परसेंट, तो 0.03%। नाइट्रोजन की मात्रा 78.09%, ऑक्सीजन की मात्रा 21%। तो ये जब आप 500 ml एक बार में आपने जब हवा अंदर किया फेफड़ा में, तो उस 500 ml में से ऑक्सीजन कितना गया, 21%, नाइट्रोजन कितना गया, तो लगभग 79%, और 0.03% क्या गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब उच्च श्वसन के दौरान, इसके दौरान जब आप बाहर निकाल रहे होते हो तो बाहर क्या निकालता है, तो ये जो आपने 21% लिया ऑक्सीजन, वो 17% ऑक्सीजन बाहर निकलता है। कितना परसेंट नहीं निकला, तो 17 4 21, तो 4% जो ऑक्सीजन है वो तो अंदर ही रह गया। यही 4% ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के पास कब जाएगा, तो ये जो 4% ऑक्सीजन है उसको कौन रख लेता है, ये जो हमने कहा कि एल्वियोली रहता है थैलानुमा संरचना, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन को रख लेता है, और बाकी सभी को, बाकी देखो ये नाइट्रोजन है 21%, कितना है, ये 78.9%, 09%, तो इसको पूरा बाहर निकाल देता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हमने लिया था, इसको 4% कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है दोस्तों। और लिया था कितना, 0.03%। अब सवाल उठता है कि ये 4% कहाँ से आया, हमने तो अंदर किया था इतना ही, अब 4% कहाँ से आ गया, तो वही कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज टूटता है, तो ग्लूकोज के टूटने से ATP बनता है, प्लस में क्या बनता है, CO2 बनता है, प्लस वाष्प बनता है। क्या बनता है, वाष्प। तो यहाँ पे जो CO2 बन रहा है, वही CO2 को रक्त लेकर ने आया था हृदय के पास, और हृदय ले जाके दे दिया फेफड़ा को, तो वही फेफड़ा को जब दिया CO2 को, और फेफड़ा CO2 को ले लिया और O2 को दे दिया उसको, हृदय को, ठीक है, रक्त को। तो यही जो CO2 सभी भाग में बना ऊर्जा बनाते समय, उसी
CO2 को 4% के रूप में क्या करता है, बाहर निकालता है शरीर से, ठीक है। 0.0% तो ये वाला और बाकी वो तो सब मिला करके 4% बाहर निकालता है, तभी हम कहते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि अंदर किसको रख रहा, तो ऑक्सीजन को ही रख रहा है। कितना परसेंट, 4% ऑक्सीजन को। यही 4% ऑक्सीजन जो है हमारे पूरे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है और हमारे शरीर में क्या होता है, तो ऑक्सीशोषण होता है और ग्लूकोज वहाँ पे टूटता है, ठीक है। तो ये दोस्तों रहा निःश्वसन और उच्च श्वसन से संबंधित बात है। निःश्वसन क्या होता है, सांस को अंदर लेना, उच्च श्वसन सांस को बाहर करना, ठीक है। जब सांस अंदर लेते हो तो 21% ऑक्सीजन, 78.09% नाइट्रोजन आप अंदर लेते हो और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और उच्च श्वसन के दौरान आप क्या करते हो, तो 17%, मतलब आप बाहर लिए थे आपने कितना ऑक्सीजन, तो लिया था आपने 21%, छोड़ रहे हो कितना, 17%। 4% आपने क्या किया, रख लिया, जो कहाँ गया, तो रक्त के साथ कहाँ चला जाएगा, रक्त कहाँ से आया, तो हृदय से होते हुए कहाँ पे आता है, फेफड़ा में आता है, और इसके साथ जो है ऑक्सीजन फिर पूरे शरीर में चला जाता है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों उच्च श्वसन और निःश्वसन, मतलब आपका ये उच्च श्वसन और निःश्वसन, ठीक है। अब देखो जब इस यहाँ पे जो है ये जो फेफड़ा होता है, ये देखो आप कि ये जो फेफड़ा है, ये है, ठीक है। 2 फेफड़ा है, बायां और दायां। यहाँ पे पाया जाता है एक गुंबद नुमा संरचना, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, डायफ्राम। क्या कहा जाता है, डायफ्राम। इसके नीचे, ये डायफ्राम के नीचे पेट है, पेट यानी इसको उदर भी बोला जाता है, पेट को उदर बोला जाता है। और इसके ऊपर भाग में कक्ष है दोस्तों, वक्ष जिसको कहा जाता है, वक्ष गुहा, वक्ष या छाती जिसको आप बोलते हो ना, वो है, चेस्ट है, ठीक है ना। तो ये छाती है, ब्रेस्ट बोलते हो आप महिलाओं में, ठीक है। तो ये जो छाती है या वक्ष है, तो ये वक्ष को और डायफ्राम जो है ये पूरा क्या हो गया, वक्ष हो गया, और ये नीचे भाग को पेट को। तो पेट और वक्ष को क्या करता है, पेट मतलब उदर गुहा और वक्ष गुहा, गुहा मतलब खाली स्थान, ठीक है ना। तो ये आपका वक्ष गुहा और उदर गुहा को क्या करता है, अलग कौन करता है, देखो ना, दोनों को नहीं अलग कर रहा। इसके ऊपर वक्ष है यानी छाती है और इसके नीचे पेट है, तो दोनों को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। जब आप सांस छोड़ते हो, क्या करते हो, जब आप सांस छोड़ते हो तो ये क्या करता है, ऊपर की ओर उठता है, क्या करता है, डायफ्राम ऊपर की ओर उठता है और इसको धक्का देता है, जिससे यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा बनता है। और ये क्या करता है, यहाँ पे हवा भरा हुआ है, समझो कि इसके क्या चीज़ में, एल्वियोली में, इसके वायु कोश में, तो ये बाहर निकाल देता है उस हवा को, ठीक है ना। जब डायफ्राम क्या होता है, ऊपर की ओर खिसकता है, तो डायफ्राम ऊपर नीचे आता है, ऊपर जाता है, ठीक है, नीचे जाया, ऊपर गया, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, इस प्रकार से डायफ्राम होता है ना, तभी आप सांस ले पाते हो, ठीक है। तो डायफ्राम को नीचे जाना, ऊपर आना, नीचे जाना, ऊपर जाना, नीचे जाना, ऊपर आना, ये होता है। देखो ऊपर आएगा तो फेफड़ा को धक्का देगा, ये फेफड़ा को देखो ना, ऊपर आएगा तो धक्का देगा ना, तो यहाँ पे एक प्रेशर बनेगा, दाब बनेगा और ये हवा बाहर निकाल देगा, ठीक है। और जब ये नीचे जाएगा, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो एक फेफड़ा बना करके, ठीक है, ये नीचे आ गया, देखो ऐसे नीचे आ गया, कहाँ आ गया, डायफ्राम नीचे आ गया। तो डायफ्राम नीचे आ गया तो इसका मतलब कि अब दाब घट गया, तो फेफड़ा क्या होगा, आयतन बढ़ेगा, इस अंदर हवा आ जाएगा इस हवा में। जब आप सांस लेते हो तो डायफ्राम नीचे की ओर खिसक जाता है और सांस छोड़ते हो तो ऊपर, मतलब ये ऊपर की ओर खिसका, तब आप सांस छोड़ पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक दाब बन जाता है, इसको फेंक देता है, और नीचे खिसक जाता है तो आप सांस ले पा रहे हो, ठीक है। तो ये डायफ्राम नीचे और ऊपर। लेकिन गर्भवती महिला में ये कैसे नीचे जाएगा, यहाँ पे तो बच्चा पल रहा होता है, तो गर्भवती महिला में डायफ्राम नहीं काम करता है, उसका जो पसलियाँ होता है सीना का, उसके द्वारा वो सांस को ले पाता है और छोड़ पाता है। उसको जब हम आगे पढ़ेंगे उसको कंकाल तंत्र, तब वहाँ पे देखेंगे कि क्या होता है, पसलियाँ, 12 जोड़ी पसलियाँ, ठीक है, तो वो देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये होता है। आपको जब कभी सांप काटता है, किसी व्यक्ति को क्या करता है, सांप काटता है, तो सांप जब काटता है ना, तो उसका जो उसमें जो पॉइजन होता है, जो जहर होता है उसके लार में, ठीक है, उसके लार में जो जहर होता है सांप के लार में,
एक पैरोटिड ग्रंथि होता है सांप के मुख में, क्या होता है, पैरोटिड ग्रंथि। ठीक है, हमारे मुख गुहा में भी पैरोटिड ग्रंथि है जो कि लार बनाता है। तो सांप में भी एक पैरोटिड ग्रंथि होता है। ठीक है, ये क्या बनाता है, ये लार उसका बनाता है जो जहर का काम। तो सांप में जो जहर बनाता है वो पैरोटिड ग्रंथि उसका, ठीक है, उसके मुख गुहा में होता है, उसके मुख में, गुहा मतलब खाली स्थान, तो मुख गुहा में होता है पैरोटिड ग्रंथि। ठीक है, तो सांप में पैरोटिड ग्रंथि के द्वारा जहर बन गया। जब सांप किसी व्यक्ति को काटा, किसी व्यक्ति को क्या किया, काट लिया, तो ये काटता है तो इसका जो जहर होता है ना वो डायफ्राम को, किसको, डायफ्राम जो ऊपर जिसके सहायता से हम क्या होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, डायफ्राम और न्यूरॉन को, किसको, न्यूरॉन को ज़्यादा प्रभावित करता है। न्यूरॉन जो होता है, मस्तिष्क जो होता है उस समय में शिथिल होने लग जाता है। शिथिल मतलब कुछ काम ही नहीं करने लग जाता है। इसलिए जब व्यक्ति को सांप काटे तो कम से कम 24 घंटा उसको सोने नहीं देना चाहिए। कितना देरी, 24 घंटा, क्योंकि वो सो जाएगा तो उसका मस्तिष्क तो ऐसे ही मतलब कि शिथिल हो रहा है, काम करना बंद कर दे रहा। अब सो गया तो और काम करना बंद गया तो मुश्किल है कि वो दोबारा उठ पाएगा। ठीक है, तो व्यक्ति को किसी तरह से जगाया जाता है, जगा कर रखा जाता है उस स्थिति में। ठीक है, सोने नहीं देना चाहिए था उस समय। ठीक है, और डायफ्राम को ये क्या करता है, प्रभावित करता है, मतलब डायफ्राम ऊपर नीचे होना बंद हो जाता है। तो ऊपर नीचे जब बंद होता है तो उसको सफोकेशन मतलब होने लगता है। सफोकेशन मतलब सांस लेने में दिक्कत। ठीक है, तो सफोकेशन होने लग जाता, क्योंकि डायफ्राम प्रभावित हो जाता है उसके जहर से, सांप के जहर से। तो डायफ्राम जब प्रभावित होगा तो सफोकेशन होगा ही, सांस लेने और छोड़ने में दिक्कत होगा ही। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों सांप को काटने से। जब भी किसी व्यक्ति को सांप काटे तो उसको ले जाना चाहिए तुरंत जिला अस्पताल में, वहाँ पे या कोई भी सरकारी अस्पताल है वहाँ पे एक वैक्सीन सांप के लिए रहता है जिसको मतलब सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। और उस वैक्सीन का नाम होता है, एक वैक्सीन होता है दोस्तों, तो एक वैक्सीन होता है जिसको एंटी वेनोम नाम होता है। क्या होता है, एंटी वेनोम। एंटी वेनोम एक वैक्सीन आता है, ठीक है, जो कि सांप को काटने पर उसको, सांप या कोई भी कीट पतंग वैसा काट लिया जिसका जहर आपका शरीर में ज़्यादा कहर मतलब किसी भी व्यक्ति के शरीर में पहुंचा रहा है, तो उसको एंटी वेनोम क्या दिया जाता है, वैक्सीन दिया जाता है जो कि उसके जहर को काटने का काम करता है। तो ये दोस्तों आज की क्लास में रहा, हमने आज की क्लास में जो श्वसन देखा उससे संबंधित बातें, ठीक है, हमने प्रमुख श्वसन ग्रंथि के बारे में देख लिया, नासिका छिद्र, ग्रसनली, स्वर यंत्र जो होता है वो हमने देखा। ठीक है, ये सब हमने देखा। डायफ्राम हमने आज की क्लास में देखा, हमने फेफड़ा की संरचना, उसके बाह्य परत जो होता है प्लेउरा वो हमने देख लिया। ठीक है, फिर बाकी वायुकोश हमने देखा। अब अगला क्लास में हम देखेंगे कोशिकीय श्वसन। क्या, कोशिकीय श्वसन मतलब जब कोशिका में जाता है तब श्वसन। कोशिका में कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो श्वसन होता है वो अगला क्लास में देखेंगे। इसी को आंतरिक श्वसन कहा जाता है। मेन श्वसन होने का यही कारण होता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी देखेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।